बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं और किस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं और ट्रांसजेनिक एनिमल्स की क्या एप्लीकेशंस हैं, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स से शुरू करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या मतलब है, पहले तो आप इसको समझ लें कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते क्या हैं। एक्चुअली ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं, वो ऐसे एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं जो कि जिनके जिनोम के अंदर मैनिपुलेशंस की जाती हैं, ठीक है। और इस मैनिपुलेशन के नतीजे में कोई ना कोई जो फॉरेन जीन है उसको वहाँ पे एक्सप्रेस किया जा रहा होता है, ठीक है। वहाँ पे डेलिबरेटली इंसर्ट किया जा रहा होता है ताकि कुछ नया जो करेक्टर है उसको इंट्रोड्यूस किया जा सके एनिमल में, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि कोई ना कोई फॉरेन जीन कैरी कर रहे होते हैं या जिनके जीनोम में अल्ट्रेशन हुई हुई होती है, जिनका जीनोम मैनिपुलेटेड होता है। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कह रहे होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, यानी जिनमें डेलिबरेटली की हुई है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहलाते हैं। अब ये जो अमल कहलाता है कि जिसमें किसी भी एनिमल के जीनोम के साथ चेंजेस की जाती हैं, उसमें अल्ट्रेशन की जाती है, ठीक है, मैनिपुलेशन की जाती हैं। इस अमल को जो है, प्रोसेस को ट्रांसजेनेसिस कहते हैं, ठीक है जी। तो वो अमल जिसके अंदर मैनिपुलेशन की जाए उसे ट्रांसजेनेसिस कह रहे होते हैं। ट्रांसजेनेसिस को आप वैसे तो कैटेगराइज नहीं कर सकते, लेकिन इसको अगर आप जो है वो जनरली अगर देखो तो वो दो तरह से हो रही होती है ट्रांसजेनेसिस, ठीक है। या तो क्या हो रहा होता है, आप कोई ना कोई जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको आप इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं एनिमल के जीनोम में, ठीक है। एक तो ये टाइप होती है कि आप क्या करते हो ट्रांसजेनेसिस में, आप क्या करते हो, कोई भी फॉरेन जीन उसको आप क्या कराते हो, इंसर्ट करा रहे होते हो एनिमल के जीनोम में। या दूसरी जो टाइप कह लो या दूसरा सिनेरियो कह लो, वो क्या होता है कि आप क्या करते हो कि एनिमल के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीएनए है उसमें से किसी जीन को रिमूव करा देते हो, ठीक है। हम इसके लिए टर्म नॉकआउट भी इस्तेमाल करते हैं कि जी कोई जीन जो है वो नॉकआउट करा देते हो। तो ट्रांसजेनेसिस इंसर्शन पे भी हो रही है और ट्रांसजेनेसिस डिलीशन पे भी हो रही है। मतलब एक तरह से कह लो कि चेंज, वो चेंज जो डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसे ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। अब या तो नॉर्मली ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कोई नए जीन्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे होते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन देखने के लिए या डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने के लिए या डिजीज मॉडल्स बनाने के लिए। हम इसको तफसील से आगे देखेंगे डिजीज मॉडल्स क्या होते हैं। तो या तो इंट्रोड्यूस किए जा रहे होते हैं या क्या किया जा रहा होता है कि जो एग्जिस्टिंग करेक्टर्स हैं, एग्जिस्टिंग जीनोटाइप है, एग्जिस्टिंग फिनोटाइप है, एग्जिस्टिंग फिनोटाइप को डिस्टर्ब करने के लिए क्या किया जाता है कि कोई ना कोई जीन्स जो है वो डेलिबरेटली रिमूव कर दिए जाते हैं, नॉकआउट कर दिए जाते हैं, ताकि जो है वो किसी पर्टिकुलर करेक्टर को ख़त्म किया जा सके और फिर उसके बाद उसके इफ़ेक्ट्स को देखा जा सके कि इस जीन के क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं रिमूव, यानी ये जीन का क्या रोल था कि जो ना होने की वजह से डेफिशिएंसी बॉडी में आ रही है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स इन तमाम एनिमल्स को कह रहे होते हैं जिसमें किसी किस्म की मैनिपुलेशंस की जाए। ट्रांसजेनेसिस क्या मतलब किस तरह से वर्क कर रही होती है कि उसको देखो। आम तौर पे ये जो डीएनए होता है, फॉरेन डीएनए होता है, आम तौर पे ये जो है वो जर्म लाइंस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी ये जो मैनिपुलेशंस आमतौर पे की जाती हैं वो जर्म्स लाइंस में की जा रही होती हैं, ठीक है। अब जर्म लाइन में करने का मुराद क्या है, जर्म लाइन से मुराद जो है आपको पता है कौन सी स्टेज है, वही जाइगोट की जो जाइगोट फॉर्मेशन की जो स्टेज है, एगोस्पर्म के नतीजे में जो फ्यूजन होता है उसके नतीजे में जाइगोट फॉर्म हो रहा होता है, उस स्टेज की बात हो रही है। तो जर्म लाइन के अंदर जो है आम तौर पे ये मैनिपुलेशन की जाती है। क्यों की जाती है, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जब जर्म लाइन में की जा रही होती है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो चेंजेस हैं ये आने वाली जनरेशन में जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है, और मल्टीपल जनरेशंस तक ये चल रही होती हैं। और अगर इसके बरखिलाफ़ अगर खाली सोमैटिक सेल में किया जाए तो क्या होगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है उसी जनरेशन को इफ़ेक्ट करेंगी, उसके नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स को इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती। तो आमतौर पर जो ट्रांसजेनेसिस है वो जर्म लाइन में की जा रही होती है, ठीक है।
और क्योंकि उसके नतीजे में फिर होता क्या है कि फर्दर जितनी भी ऑफ स्प्रिंग्स आ रहे होते हैं वो तमाम के तमाम जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है वो होते हैं। अगर देखा जाए तो पहला जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की गई थी, पहली जेनेटिक मॉडिफिकेशन के नतीजे में एक्चुअली एक बैक्टीरियम जो है वो क्रिएट किया गया था, बैक्टीरिया क्रिएट किया गया था 1973 में। ठीक है, स्टैनले एंड कोहन ने और हर्बर्ट बॉयर ने बेसिकली ये काम किया था कि उसने बाकायदा जो है बैक्टीरियल जीनोम कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, और इसमें जो ये बैक्टीरियल जीनोम जो उसने कंस्ट्रक्ट किया था, इसमें जो जीन्स थे उसने डिफरेंट स्पीशीज से लिए हुए थे, यानी उसको क्या किया था, कंस्ट्रक्ट किया था इसने बाकायदा। तो ये पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म था। बेसिकली जेनेटिक मॉडिफिकेशन है ना, तो ये पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म था जो 1973 में। जो पहला ट्रांसजेनिक एनिमल्स थे जो क्रिएट किए गए थे वो माइस थे। ठीक है, और ये एनिमल्स क्रिएट किए गए थे 1974 में रडल्फ जेनिश ने, जो कि बेसिकली प्रोफेसर थे नासा काप्सा इंस्टीट्यूट में। ठीक है, और उन्होंने पहली दफ़ा 1974 में ट्रांसजेनिक माइस जो हैं वो क्रिएट किए थे। ठीक है, अगर एग्जांपल देखो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, तो सबसे अच्छी एग्जांपल जो मिलती है वो आपको मिलती है ट्रांसजेनिक माइस जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जीन कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे जो बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल था ट्रांसजेनिक माइस का, वो कौन सा मॉडल था? वो मॉडल था कि जब माइस के अंदर जो एक जीन है मेटालोथायोनीन, ये बेसिकली एक जीन है। इस जीन के साथ एक और जीन को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज GH जीन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन। यानी ह्यूमन से ग्रोथ हार्मोन जीन लेके जो माउस की मेटालोथायोनीन जीन थी उसके साथ उसको क्या कर दिया गया, फ्यूज कर दिया गया। ठीक है, अब उसके नतीजे में हुआ क्या, उसके नतीजे में हुआ ये कि अब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जगह तो ऑफ कोर्स इट वर्क फॉर ह्यूमंस ना। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का मतलब क्या है कि वो ह्यूमन की ग्रोथ के लिए एक्चुअली है। ठीक है, अब वो जब एक्सप्रेस होगी तो एक्चुअली वो जो प्रोटीन्स बनाएगी दैट इज फॉर ह्यूमन ग्रोथ। ठीक है, अब इसके नतीजे में हुआ क्या, इसके नतीजे में ये हुआ कि जो नॉर्मल जो ट्रांसजेनिक माइस की डिफरेंट जनरेशन आई, तो देखा गया कि ये मैनिपुलेशन के नतीजे में ग्रोथ हार्मोन की जीन इंट्रोड्यूस कराने के नतीजे में जॉइंट माइस जो है ना वो डेवलप हुए। ठीक है, फर्टिलाइज एग से। ठीक है, यानी जब इन्होंने क्या किया कि ये मैनिपुलेशन जर्म लाइन सेल्स में की, ठीक है, उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन की। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जीन है इसको मेटालोथायोनीन के साथ जर्म सेल लाइंस के अंदर जो है वो इंसर्ट कराया। उसके बाद ये जाइगोट फॉर्मेशन हुई और उसके बाद जो है फर्दर स्टेजेस में ट्रांसजेनिक माइस बना। तो ये जो माइस डेवलप हुआ इसका जो साइज था वो नॉर्मल माइस से बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो इट इज अ जॉइंट माइस और इसका साइज होने की वजह जो है वो क्या थी, वो थी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये जिसकी आप देखो स्कीमेटिक देखो तो नजर आ रहा है कि नॉर्मल माइस के मुकाबले में जो ट्रांसजेनिक माइस है उसका साइज, उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू। और ऑफ कोर्स इस ग्रोथ के पीछे ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जीन है इसने रोल प्ले किया जो कि मेटालोथायोनीन के साथ यूज की गई थी। ठीक है, तो ये बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है एक ट्रांसजेनिक माइस मॉडल की। अच्छा, अब अगर आप देखो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रिसर्च में ट्रांसजेनिक माइस ही यूज होते हैं, ऐसा नहीं है। रूडेंट्स में अगर देखो तो सबसे ज़्यादा माइस का जो है वो यूज़ है। और भी रिसर्च में बहुत सारे एनिमल्स हैं जो यूज़ होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 95% तक जो है वो ट्रांसजेनिक माइस मॉडल ही यूज़ हो रहे होते हैं रिसर्च में। यानी माउस जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एनिमल है रिसर्च के अंदर इस वक्त। ठीक है, इवन के रूडेंट्स के अंदर यानी रैट्स हैं और दूसरे एनिमल्स हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा माइस ही रिसर्च में यूज हो रहा होता है नाउ डेज। अब ये वाला जो फ्रैक्शन है वो रैट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब ट्रांसजेनिक रैट्स भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं माइस के साथ साथ, तो उनका भी फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन 95% तक एनिमल्स में माइस ही यूज होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि माइस को ही प्रेफर किया जाता है रिसर्च में और दूसरे एनिमल्स को नहीं किया जा रहा होता?
यानी अगर आप देख ले तो अगर 100 लैब्स हैं तो उनमें से 95 लैब्स जो हैं वो माइस मॉडल पर ही काम कर रही होती हैं। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। उनमें से कुछ चंद रीजन ये हैं कि एक तो जो माइस है उसका जीनोम का सीक्वेंस अवेलेबल है, ठीक है, ये तो सबसे बड़ी बात ये है। और भी बहुत सारी एनिमल्स हैं, उन सबके भी जीनोम के सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो ह्यूमन के बाद सबसे पहला जो जीनोम सीक्वेंस किया गया था वो माइस का ही किया गया था, ठीक है। तो माइस का जो जीनोम है उसका सीक्वेंस अवेलेबल है। एक तो वजह ये है इसको यूज करने की। दूसरी वजह ये है कि जो माइस के जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं, जो एम्ब्रियोज होते हैं, उनमें जेनेटिक मैनिपुलेशंस करना आसान होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर एनिमल। अगर इसके मुकाबले में रैबिट्स को देखा जाए या मंकीज को देखा जाए या कैट मॉडल को देखा जाए या डॉग को देखा जाए, तो इन मॉडल्स में जेनेटिक मैनिपुलेशन करना इतना आसान नहीं होता। माइस मॉडल के अंदर जर्म सेल्स में और एम्ब्रियोज में मैनिपुलेशंस करना आसान होता है, ठीक है। तो ये इसका सेकंड रीज़न है कि क्यों इस्तेमाल होते हैं। तीसरी वजह जो माइस मॉडल सबसे ज़्यादा लैब में यूज़ होता है, उसके पीछे जो वजह है वो ये है कि इसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। गेस्टेशन पीरियड से मुराद क्या होती है कि इसका जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, यानी जितने अरसे ये कैरी करता है ऑफस्प्रिंग्स को, ठीक है, एम्ब्रियो को कैरी करता है ताकि ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट कर सके, प्रोड्यूस कर सके। तो ये जो इसका प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड बेसिकली प्रेगनेंसी के पीरियड को कहते हैं, ये गेस्टेशन पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरी वजह लार्ज लीटर साइज, लीटर कहते हैं ऑफ स्प्रिंग्स को, जो ये बच्चे पैदा कर रहा होता है उसे लीटर्स कहते हैं, ठीक है। तो माइस जो है वो एक वक्त में अगर आप देखो तो ये जो लीटर्स यानी ऑफ स्प्रिंग एक वक्त में जो एक माइस होता है वो कम से कम 8 से लेके और 22 यानी 22 तक ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो उनको बॉर्न कर रहा होता है, वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो आपको विद इन अ सिंगल पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा एक लार्ज लीटर साइज मिलता है। लीटर बेसिकली जो है मैंने बताया ऑफ स्प्रिंग्स को कह रहे होते हैं, साइज का मतलब है कि कितने ऑफ स्प्रिंग्स ही पैदा कर रहा है। तो एक तो इसका प्रेगनेंसी के पीरियड बड़ा शॉर्ट होता है, गेस्टेशन पीरियड बड़ा शॉर्ट होता है, और दूसरी बात ये होती है कि ये जो है वो लार्ज लिटर साइज यानी नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो ये पैदा करता है, बॉर्न करता है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कम से कम 8 और 8 से ज़्यादा 22 तक, 22 तक जो है वो लीटर हो सकते हैं। मैंने पर्सनली खुद जो मैं माइस मॉडलिंग करता था तो मैंने ऑलमोस्ट 16, 17, 18 तो नॉर्मली मैं देख रहा होता था कि जो ये बॉर्न कर रहे होते थे, और हमें जो ऑफिस स्प्रिंग्स हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने होते थे, तो हमारे लिए आसान होता था कि हमें एक लीटर साइज के अंदर अच्छी खासी तादाद मिल जाती थी ऑफिस स्प्रिंग्स की, इन्फेंट्स की, माइस की, तो वो हम इसको इजीली यूज़ कर सकते थे। तो तीसरी वजह इसकी ये होती है कि ये जो है एक अच्छी इसकी जो गेस्टेशन पीरियड है शॉर्ट है, और इसका लीटर साइज बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, तो अगर आपको सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडीज़ रिसर्च के हवाले से मिलेंगी अवेलेबल, वो सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ आपको माइस मॉडल में मिलेंगी। यानी चाहे वो न्यूरोलॉजिकल स्टडीज़ हों, ठीक है, नर्वस सिस्टम की स्टडीज़ हों, चाहे वो लिवर जो है वो लिवर स्टडीज़ हों, चाहे वो कार्डिक स्टडीज़ हों माइस मॉडल के ऊपर, चाहे वो पैनक्रियाटिक स्टडीज़ हों, आपको सबसे ज़्यादा जो रिसर्च में एंटीबॉडीज़ रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको जो है वो माइस में मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो टूल्स भी अवेलेबल हैं वो माइस मॉडल के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये एक चौथी वजह है कि जब भी आपको एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हो, तो जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो आपको एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट एंटीजन एंटीबॉडीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, आपको डिफरेंट प्राइमर्स अगर आप पीछे करो रिक्वायर्ड होते हैं, आपको और बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो इफ़ यू आर वर्किंग विद द माइस मॉडल, इट इज़ ईजी फॉर यू टू कंडक्ट योर एक्सपेरिमेंट्स ना, बहुत आसान होता है एज कम्पेयर कि आप किसी और मॉडल के साथ काम कर रहे हो। और अगर आप रिलेटिवली देखो तो किसी और मॉडल के मुकाबले में जो माइस मॉडल की जो एक्सपेरिमेंटल नीड्स हैं वो रिलेटिवली चीप होती हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर ट्रांसजेनिक एनिमल, चाहे वो रैट हो या रैबिट हो या
कैट हो या डॉग हो, उनके मुकाबले में जो इनकी इनकी जो एक्सपेंस हैं वो भी, जो चीज़ों के एक्सपेंस हैं, एक्सपेरिमेंटल नीड्स की जो एक्सपेंस हैं वो भी रिलेटिवली कम होते हैं। ठीक है, तो एक चौथी वजह इसकी ये है, इसकी वजह से जो ट्रांसजेनिक एनिमल माइस हैं वो बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। पांचवी जो वजह है वो ये है कि बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और बहुत सारे बिहेवियरल टेस्ट होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ माइस मॉडल पे पॉसिबल हैं। रीज़न इज दैट कि ये माइस मॉडल पे इसलिए पॉसिबल हैं क्योंकि ये जो फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल टेस्ट हैं ये डायरेक्टली लिंक होते हैं डिफरेंट ह्यूमन डिजीज के साथ, और इन डिजीज के साथ क्योंकि लिंक्ड होते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा आसान है कि आप माइस मॉडल पे स्टडी करो एज कम्पेयर टू एनी अदर एनिमल्स। तो डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल टेस्ट होते हैं वो तमाम के तमाम जो है माइस मॉडल पे करना मुमकिन होता है, आसान होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर मॉडल। और ये तमाम के तमाम जो टेस्ट हैं ये डायरेक्टली लिंक कर रहे होते हैं ह्यूमन डिजीज़ के साथ। तो पांचवी वजह इसकी ये, और भी बहुत सारी वजूहत हैं जो है वो माइस मॉडल को यूज़ करने में। एक और वजह ये कि इट इज़ ईजी टू हैंडल, इनको हैंडल करना आसान होता है, इन पर एक्सपेरिमेंटेशन करना आसान होता है, क्योंकि इनका साइज़ छोटा होता है तो इनको हैंडल करना आसान होता है। और दे नीड स्मॉल स्पेस, इनको जगह भी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। आपके पास एक रूम भी है तो आप उसमें एनिमल हाउस बना सकते हो, माइस के लिए अपना एनिमल रूम बना सकते हो, तो इसलिए स्पेस भी इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये भी है, ईजी टू यूज़ होते हैं, ईजी टू हैंडल होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो इनका जिनोम और ह्यूमन का जिनोम ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, तो अगर आप ह्यूमन के जिनोम को देख लो या माइस के जिनोम को देख लो तो दोनों में 80% तक सिमिलैरिटी है। तो जब सिमिलैरिटी 80% तक है तो इसलिए बहुत सारे जो डिजीज़ के मॉडल हैं वो ज़्यादा बेहतर है कि आप माइस मॉडल पे पहले देखें। इसलिए जितनी भी रिसर्चेज हैं, चाहे वो किसी भी डिजीज़ मेजर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर हो रही हों, जैसे अल्जाइमर पे हो रही हो, चाहे वो जो है वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो कार्डियक डिसऑर्डर्स हो, तमाम के तमाम डिसऑर्डर्स के लिए जो मॉडल यूज़ किया जाता है वो माइस इस्तेमाल किया जाता है। और उसका एक रीज़न ये भी है कि इसका जो जीनोम है वो 70-80% तक जो है ह्यूमन के जीनोम से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक वजह है। और भी बहुत सारी वजूहत हैं माइस को एज अ ट्रांसजेनिक एनिमल इस्तेमाल करने के पीछे। दूसरे ट्रांसजेनिक एनिमल बहुत सारे हो सकते हैं, कैटल्स भी हैं, पिग्स भी इस्तेमाल होते हैं, शीप भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, रैट्स भी हैं, मंकीज़ भी हैं, इसके अलावा और डॉग्स भी हैं, कैट्स भी इस्तेमाल होती हैं बहुत सारी, जो कि डिफरेंट जो है कह रहे हैं कि रिसर्च पर्पज के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन फार्मास्यूटिकल की अगर आप बात करें तो फार्मास्यूटिकल में ये माइस के अलावा जितने एनिमल मॉडल हैं उनको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा टेक्निकल हर्डल्स हैं। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल रिसर्च के अंदर यानी ड्रग टेस्टिंग के अंदर बाकी चीज़ों में इस नॉट दैट इजी कि आप दूसरा कोई माइस के अलावा ट्रांसजेनिक एनिमल यूज़ कर सकें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज आते हैं, टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि जिनको हैंडल करना फार्मास्यूटिकल में आसान नहीं होता। इसलिए फार्मास्यूटिकल में तो ख़ास तौर पे जो है वो माइस मॉडल ही यूज़ हो रहा होता है। अच्छा जी, अब ये जो जनरेशन है ट्रांसजेनिक एनिमल की वो कैसे होती है, यानी किस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर्म किए जाते हैं, किस तरह से जो है क्या मेथड होता है जिसको फॉलो करते हुए कोई भी जीन जो है वो उसको इंसर्ट कर दिया जाता है एम्ब्रियो में। तो तीन मेथड्स हैं, तीन तरीके से जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर्म किए जा रहे होते हैं। पहला मेथड उनमें से है डीएनए माइक्रो इंजेक्शन ऑफ एम्ब्रियोज एट प्रोन्यूक्लियर स्टेज। ठीक है, हम इसको भी तफसील से डिस्कस करते हैं कि क्या है। दूसरा रेट्रोवायरल इन्फेक्शन है ऑफ प्री और प्रो इम्प्लांटेशन एम्ब्रियोज, इसको भी हम देखते हैं। माइक्रो इंजेक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इनटू ब्लास्टोसिस, ये भी हम देखते हैं कि तीनों मॉडल्स क्या हैं जिन मेथड के थ्रू जो है वो ये जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर्म किए जाते हैं। अच्छा, डीएनए माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, पहले तो ये समझ लो कि प्रोन्यूक्लियस क्या होता है, क्योंकि डीएनए माइक्रो इंजेक्शन जो दिया जाता है वो प्रोन्यूक्लियस स्टेज पे दिया जाता है। प्रोन्यूक्लियस किसे कहते हैं? प्रोन्यूक्लियस कहते हैं बेसिकली स्पर्म और एग जिस वक्त फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में स्पर्म जो है वो एग्स में ओ में इंटर होता है, तो ये जो स्टेज है कहलाती है प्रोन्यूक्लियस स्टेज। मतलब कि
ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, यानी अभी फ्यूजन नहीं हुआ है, अभी जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, दोनों एग्स और स्पर्म फ्यूज नहीं हुए हैं। फ्यूजन से पहले जस्ट जिस वक्त स्पर्म इंटर होता है ओवम के अंदर, ये जो स्टेज है ये कहलाती है प्रो न्यूक्लियस स्टेज, ठीक है। तो आमतौर पे जो जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करानी होती है, डीएनए इंट्रोड्यूस कराना होता है, वो इस स्टेज पे प्रो न्यूक्लियस की स्टेज पे इंट्रोड्यूस कराते हैं, यानी फ्यूजन से पहले, जाइगोट फॉर्मेशन से पहले होता है ये सारा मामला, ठीक है। तो डीएनए माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है कि जो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है आपका, उसको माइक्रो इंजेक्शन होते हैं, फाइन ग्लास नीडल्स होती हैं, फाइन ग्लास, बहुत ही फाइन ग्लास नीडल्स होती हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फाइन होती हैं, उसके लिए स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप्स होती हैं, उसके थ्रू आप देखते हैं उसको, और क्या करते हैं बाकायदा फिजिकली आप उसको प्रो न्यूक्लियस के अंदर, यानी रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर, यानी जिस वक्त स्पर्म और ओवम ओवम के अंदर इंटर हो चुका है, उस स्टेज पे क्या किया जाता है, ये फाइन ग्लास नीडल के थ्रू ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को उस प्रो न्यूक्लियस के अंदर जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है, इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, ठीक है। यानी अभी फ्यूजन से पहले इस स्टेज पे जो है वो ग्लास नीडल्स होती हैं बहुत ज़्यादा फाइन, उनके थ्रू डायरेक्टली जो है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को, डीएनए को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन को होने दिया जाता है, यानी फ्यूजन को होने दिया जाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या किया जाता है कि पहले इसको, अब ये सारा कुछ जो है वो इन विट्रो चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये एनिमल की बॉडी में हो रहा है, एनिमल की बॉडी में भी कुछ नहीं हो रहा है, ये सब कुछ एक्सटर्नली हो रहा है कि स्पर्म्स को लेके, एग्स को लेके पहले क्या किया जा रहा है, उनको प्रो न्यूक्लियस स्टेज पे लेके जाया जा रहा है। प्रो न्यूक्लियस स्टेज पे लेके जा रहे हैं मतलब कि जैसे ही स्पर्म इंटर होता है ओवम में, दैट इज प्रो न्यूक्लियस स्टेज, अभी फ्यूजन स्टार्ट नहीं हुई है। अब क्या होता है, इस स्टेज पे फौरन से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू, ये माइक्रो इंजेक्शन हम इन्हीं फाइन ग्लास नीडल्स को कह रहे होते हैं, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू क्या कर दिया जाता है, इस प्रो न्यूक्लियस स्टेज पे जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, उसके बाद इसको फ्यूज होने दिया जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन होने दी जाती है। अभी सारा कुछ लैब में चल रहा है, ठीक है। और जब तक एक पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है, जाइगोट फॉर्मेशन होती है, उसमें मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है और एक स्पेसिफिक एम्ब्रियोनिक स्टेज आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जब ये एक स्पेसिफिक एम्ब्रियोनिक स्टेज तक पहुंच जाता है एम्ब्रियो, तो उसके बाद इस फर्टिलाइज ओवम को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है जो है वो रेसिपिएंट फीमेल के ओविडक्ट में, ठीक है, या फोस्टर मदर जो होती है उसके अंदर जो है फोस्टर फीमेल जो है उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है उसकी ओविडक्ट में, ठीक है, ताकि फिर फर्दर क्या हो सके, फर्दर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो है वो हो सके, ठीक है। तो इस तरह से जो है डीएनए माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस किए जा रहे होते हैं। इसकी प्रोन्यूक्लियर स्टेज के अंदर आपको जो जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करानी है वो की जा रही होती है, उसको लैब में पहले इन विट्रो जो है कल्चर किया जा रहा होता है, यानी उसको अलाउ किया जा रहा होता है कि वो एक पर्टिकुलर एम्ब्रियोनिक स्टेज तक पहुंच जाए। उसके बाद इस फर्टिलाइज ओवम को लेके जो है वो रेसिपिएंट फीमेल में, जिसे फोस्टर मदर भी कहते हैं, ठीक है, उस जो है मदर फोस्टर मदर के अंदर क्या कर दिया जाता है, उसको जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है उसकी ओविडक्ट में, ठीक है, ताकि फर्दर डेवलपमेंट जो है वो हो सके। ये इसका स्कीमेटिक है जो बता रहा है आपको कि आपने जो है ये आपने ट्रांसजीन जो है वो माइक्रो इंजेक्ट किया प्रोन्यूक्लियर एम्ब्रियो में, और उसके बाद इंजेक्टेड प्रोन्यूक्लियर एम्ब्रियो ट्रांसफर टू, अब ये डायरेक्टली दिखा रहा है कि डायरेक्टली ये जो प्रोन्यूक्लियर एम्ब्रियो था इसको ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इसको यहाँ तक एम्ब्रियो स्टेज तक पहुँचने में भी उससे पहले इसको क्या किया गया है, इसको इन विट्रो कल्चर किया गया है, यानी यहाँ इसको लैब में इसको कल्चर किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रेडी इसको कल्चर कर लेते हैं पहले, सही। तो ये होता है बेसिकली डीएनए माइक्रो इंजेक्शन मेथड, जिसके थ्रू ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस किए जा रहे थे। दूसरा जो मेथड है जिसके थ्रू एनिमल प्रोड्यूस किए जा रहे होते हैं वो कहलाता है रेट्रोवायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। इस मेथड में क्या हो रहा था कि इसमें जो जीन ट्रांसफर है उसको ट्रांसफर करने के लिए कोई कैरियर यूज किया जा रहा होता है, वेक्टर यूज किया जा रहा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आमतौर पर रेट्रोवायरसेस जो बड़े मशहूर वायरसेस हैं, जो फैमिली है वायरसेस की, आरएनए वायरसेस की, वो यूज की जा रही होती है। और ये जो रेट्रो वायरसेस हैं ये क्या कर रहे होते हैं कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑफ स्प्रिंग्स में जर्म सेल्स के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो प्रोन्यूक्लियस स्टेज नहीं होती है जिसमें रेट्रोवायरस इन्फेक्शन किया जाता है, बल्कि
एक तरह से जो ज़ायगोट फॉर्मेशन होने के बाद जब ये ब्लास्टोसिस स्टेज आ जाती है, तो ये इंटीग्रेशन उस स्टेज पे यानी इस वक्त एम्ब्रियो फॉर्म होने लगता है, उस डेवलपमेंट की स्टेज पे ये ट्रांसफर किया जा रहा होता है। तो इसके नतीजे में सम टाइम जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो काइमेरिक होते हैं। काइमेरिक का मतलब ये होता है कि ये जो रेट्रोवायरसेस हैं, क्योंकि तमाम जर्म सेल्स के अंदर जो है समटाइम्स जो है वो तमाम जर्म सेल्स में वो जीन कैरी नहीं कर रहे होते, जीन ट्रांसफर नहीं कर रहे होते, तो उसके नतीजे में होता क्या है कि कुछ सेल्स में उस जीन का एक्सप्रेशन होता है और कुछ सेल में एक्सप्रेशन नहीं होता है। आपने बाज़ दफ़ा माइस देखेंगे कि कुछ जो है वो ब्लैक और वाइट एट द सेम टाइम, उनका कुछ एरिया जो है वो ब्लैक है, कुछ एरिया जो है वो वाइट है। तो ऐसा जो है ऐसे माइस जो है बेसिकली काइमेरिक कहला रहे होते हैं। तो उसमें प्रॉपर हर एक सेल में एक्सप्रेशन नहीं होता, हर एक सेल में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। जब जर्म सेल्स में रेट्रोवायरसेस के थ्रू ट्रांसफेक्शन की जाती है, तो उसके नतीजे में वो तमाम सेल में इक्वल नहीं होती, जिसकी वजह से जो है एक्सप्रेशन भी इक्वल नहीं आ रहा होता। जब ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं तो दे हैव अ डिफरेंट एक्सप्रेशन इन दे हैव एक्सप्रेशन इन सम सेल्स एंड डोंट हैव एक्सप्रेशन इन अदर सेल्स, क्योंकि दूसरे में होती नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा भी रेट्रोवायरसेस के अंदर मेडिएटेड जीन ट्रांसफर में ऐसा होता है। जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर में क्या होता है, इस मेथड में होता ये है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, यानी ज़ायगोट फॉर्मेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ब्लास्टोसिस स्टेज के ऊपर जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं उनको आइसोलेट कर लिया जाता है। ठीक है, और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को आइसोलेट करने के बाद इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में थ्रू माइक्रो इंजेक्शन जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से आइसोलेट कर लिए, यानी ब्लास्टोसिस स्टेज से स्टेम सेल्स को आइसोलेट किया, उनको लैब में कल्चर किया और उसमें थ्रू माइक्रो इंजेक्शन जीन ऑफ इंटरेस्ट जो भी है उसको आपने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद इन सेल्स को दोबारा कल्चर करने के बाद क्या किया जाता है, स्क्रीन किया जाता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें इंसर्ट हो गई नहीं हो गई है, और स्क्रीन करने के बाद इन सेल्स को दोबारा से ब्लास्टोसिस स्टेज में जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है, जो ब्लास्टोसिस स्टेज में होता है, उसी स्टेज पे इन सेल्स को दोबारा से वहाँ पे इंजेक्ट कर दिया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, यानी ब्लास्टोसिस स्टेज में ही इन सेल्स को दोबारा से इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। और उसके बाद इस ब्लास्टोसिस स्टेज से जैसे ही एम्ब्रियो मजीद जो है वो डेवलप होता है, उसके बाद इसको इस फर्टिलाइज ओवम को इस एम्ब्रियो को फर्दर क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है फोस्टर मदर में, उसके ओवी डक्ट में, ताकि जो है वो कंप्लीट डेवलपमेंट जो है ऑफ स्प्रिंग की उसमें हो सके। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर किया जाता है। क्या किया जाता है कि जो है ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इनको आइसोलेट करके और इनमें माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू जो जीन है, ट्रांस जीन है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद इनकी स्क्रीनिंग की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, ये जो सेल्स हैं, ये जो एम्ब्रियोनिक, ये जो ट्रांसजेनिक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, इनको फर्दर माइक्रो इंजेक्ट कर दिया जाता है ब्लास्टोसिस स्टेज में, और उसके बाद उस ब्लास्टोसिस स्टेज को क्या कर दिया जाता है, उस एम्ब्रियो को क्या कर दिया जाता है, जो रेसिपिएंट मदर है, जो फोस्टर मदर है, उसके अंदर उसको उसके ओविडक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर फर्दर ऑफ स्प्रिंग्स को स्क्रीन किया जाता है ट्रांस जीन्स के लिए कि भाई इसमें एक्सप्रेशन आया नहीं आया है। तो इस तरह से जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है वो फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके 3 मेथड हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बेस्ड है, रेट्रोवायरसेस बेस्ड है, और एक डायरेक्ट माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू जीन ट्रांसफर होता है प्रोन्यूक्लियस स्टेज पे। तो इन तीनों मेथड के थ्रू जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है वो फॉर्म किए जाते हैं।